लेक्चर नंबर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज समझने वाले हैं प्रिजम्पशन का कॉन्सेप्ट। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। वैसे तो बहुत स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम्हें काफी सारे मेंस के क्वेश्चंस में दिखाई दे जा रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, बट एंड में तुम पाओगे कि इस टॉपिक को पढ़ने में तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारा आउटलाइन क्या होने वाली है उसको हम क्वेश्चंस को पढ़ के समझें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन कैसे अराइज होते हैं दोस्त, प्रिजम्पशन जो है एस्टॉपल से कैसे डिफरेंट होता है, इलस्ट्रेशंस हमें चाहिए होंगे। अलग से हम किसी एक टाइप के प्रिजम्पशन को भी पूछ सकते हैं कि कंक्लूसिव प्रिजम्पशन क्या है, इररिपिटेबल प्रिजम्पशन क्या है। ठीक है, फिर एविडेंशियरी वैल्यू क्या है प्रिजम्पशंस की। साथ ही साथ हम डिस्टिंग्विश करने को बोल रहे होंगे, नोट लिखने को बोल रहे होंगे और इस तरह की चीजें कर रहे होंगे। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आ रहे होंगे, presumptions may be looked on as the bats of law, flitting into light but disappearing in the sunshine of actual facts। इसका आंसर हम लोग एंड में पढ़ रहे होंगे। मुझे लगता है तुम सब खुद ही बता पा रहे होगे, लेकिन नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कंसेप्ट ऑफ प्रिजम्पशन समझते हैं। प्रिजम्पशन अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, कुछ अज्यूम करना, एक फैक्ट को अज्यूम करना जब तक वो मतलब डिस्प्रूव ना किया जा सके और रिबट ना किया जा सके, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई बात ना कही जाए, तब तक उसको मान लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तरह से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस होता है, उसके बेसिस पे हम कोई एक लॉजिकल इन्फ्रेंस दूसरा निकालते हैं, तब तक जब तक वो लॉजिकल इन्फ्रेंस या फिर वो फैक्ट गलत प्रूव ना कर दिया जाए तो उसको हम प्रिजम्पशन कहते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर एक प्रॉपरली लेटर लिखा गया, पोस्ट किया गया, तो ये मैं प्रेज्यूम कर सकता हूं ना कि वो तुम्हारे पास पहुंचा होगा। ये इस तरह से एक प्रिजम्पशन का एग्जांपल हो गया। आगे बहुत सारे एग्जांपल समझेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। उससे पहले तुम काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन समझ लो दोस्त। काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन मुझे लगता है इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहला है फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और तीसरा मिक्स प्रिजम्पशन। इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे दोस्त, क्योंकि ये इंग्लिश लॉ में ही एप्लीकेबल होता है। हमारे जो काम के हैं वो है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को बोलें तो ये मे प्रेज्यूम की कैटेगरी में आता है, जो तुम अभी बेरेक्ट में पढ़ने वाले हो ना, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, जो तुम एक्चुअली पढ़ने आए हो, वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। अब क्या होता है आगे समझेंगे। साथ ही साथ देखो, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर 2 प्रिजम्पशन आते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन और इररिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल प्रिजम्पशन का है शैल प्रेज्यूम, जो है हमारी कैटेगरी इसके अंदर आती है, यानी कि इसको हम मानेंगे तो, लेकिन इसको रिवर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन जो है, कंक्लूसिव प्रूफ जो है, वो नहीं आता है, वो इररिबटेबल है। क्लियर हो रहा है? कैटेगरी क्लियर अगर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज, और साथ ही साथ देखेंगे अगर तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आता है इसके रिगार्डिंग, क्या कि इन शॉर्ट नोट लिखो तो तुम कैसे कर रहे होगे, एग्जाम्पल कैसे लिख रहे होगे, और साथ ही साथ इस चीज को कैसे समझ पा रहे होंगे हम, ये देखने की कोशिश करो, ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। देखो दोस्त, मैं कहता हूं कि बेयर एक्ट में जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में याद करो इसको। तुम बोलने की भाषा में याद करते हो, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मैं कहता हूं पहले कंक्लूसिव प्रूफ, फिर मे प्रेज्यूम और शैल प्रेज्यूम, है भी उसी लाइन से। 2 क्लॉज 1 क्लॉज बी में है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है कि अगर कोई फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया है तो कोर्ट जो है उस पे बेसिस पे कोई और फैक्ट को प्रूव्ड मानेगी और उसको डिस्प्रूव करने का मौका नहीं देगी। जैसे कि अगर सेक्शन 116 के अंदर हमने मान लिया है कि बर्थ बच्चे का मैरिज के दौरान हुआ है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है इस बात का कि वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। क्लियर हो रही है ये बात? हमें लेजिटिमेसी का कंक्लूसिव प्रूफ मिलता है बच्चे के बर्थ से। अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो कि जो लीगल फिक्शंस हैं और पॉलिसी मेकिंग चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है जो 7 साल से छोटा है, वो कभी क्राइम कर ही नहीं सकता, ये एक प्रिजम्पशन ही तो है, उसके लिए उसको हमेशा इनोसेंट माना ही जाएगा चाहे वो कुछ भी कर दे। तो ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव प्रूफ है इस बात का कि उसने क्राइम नहीं किया होगा, अगर बच्चा 7 साल से नीचे प्रूव हो जाता है। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है तो शैल प्रेज्यूम पे, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम से पहले मे प्रेज्यूम पे आते हैं। मे प्रेज्यूम यानी कि मे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि डिस्क्रिशन वर्ड आ गया। डिस्क्रिशन कोर्ट के पास होता है यहाँ पे कि हम किसी फैक्ट को प्रेज्यूम करें या ना करें। अब मैंने तुम्हें ये बताया था काइंड्स में कि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है। देखो, लॉ को तो कोर्ट के हाथ में नहीं है ना लॉ बनाना, लॉ तो लेजिस्लेचर बना के देता है, लेकिन जब फैक्ट्स की बात आती है तो कोर्ट देखती है उस चीज को। तो इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कि कोर्ट में प्रेज्यूम और नॉट प्रेज्यूम। अब यहाँ पे डिस्क्रिशन है, लेकिन एक बात समझो, अगर कोर्ट ने प्रेज्यूम कर लिया
तो फिर उसके बाद वो चीज सत्य मानी जाएगी जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल देख लो इसके 100 सेक्शन 119 में दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको बताया गया है कि कौन से फैक्ट्स को हम कोर्ट प्रेज्यूम कर सकती है। आगे जब मैं प्रेज्यूम को मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ तब इस चीज को भी हम देख रहे होंगे। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि इसमें डिस्क्रिशन है और जो कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे होता है। अब ठीक है, अब शैल प्रेज्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो ये मैंडेटरी नेचर का है और रिबटेबल नेचर का है। यहाँ पे देखो कोर्ट को डायरेक्ट किया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप जो है एक चीज को प्रेज्यूम करिए, लेकिन आपको रिबटेबल के लिए ओपन रहना चाहिए। आपको जो है उस बात के अगेंस्ट अगर एविडेंस मिलता है तो उसको रिबट भी कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई महिला अपनी शादी के 7 सालों के अंदर सुसाइड करती पाई जाती है, उसको क्रूरल्टी का प्रूफ मिलते हैं, तो माना जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस पे कि उसको जो है अबेटमेंट टू सुसाइड किया था उसके घर वालों और उसके हस्बैंड ने। लेकिन उस हस्बैंड और घर वालों के पास एक मौका रहेगा कि वो इस बात को डिस्प्रूव कर सकें, वो इस बात को रिबट कर सकें। समझ रहे हो? अब तुम इस बात को अगर समझ चुके हो तो मेरे कहने से इसकी एक ट्रिक याद कर लो। सीएमएस जो है, जो एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें डॉक्टर्स को बनाने का एग्जाम होता है, ठीक है। अब उसके बाद तुम अगर ये कहो कि एक व्यक्ति है जो सीएमएस के पद पर बहाल हो गया, बहाल मतलब यानी कि रीइंस्टेट हो गया, उसकी नौकरी फिर से लग गई, री कंसिडर की गई उसकी एप्लीकेशन। इस तरह से अगर तुम समझोगे ना तो सीएमएस बहाल कैसे याद करना है? सी एम एस, सी एम एस बहाल, बी एच एल, बी एच एल, तो वो सीएमएस के पद पर बहाल हो गया। समझ पा रहे हो? अगर तुम इस तरह से याद करोगे तो कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, एक ऑर्डर में सीएमएस के पद पर बहाल हो गया। याद हो चुका है हमें ये चीज। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर हम बात करते हैं कि प्रेजम्पशन कैसे अराइज करते हैं, किन किन फैक्टर्स पे हम प्रेजम्पशंस को अराइज मतलब प्रेजम्पशन अराइज होगा ये देख सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं प्रेजम्पशन को अराइज होने के। तो 4 रीजन हमारे सामने आते हैं। पहला, स्टैट्यूटरी प्रेजम्पशन। अगर मान लो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जहां पे जो है कोर्ट को मानने की बात बताई गई है, तो उसको हम एक पहला फैक्टर मानेंगे, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास होता है कि कोर्ट जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस और लॉजिक और कंडक्ट के बेसिस पे भी एक फैक्ट को प्रेज्यूम्ड मान सकती है, जैसे कि मे प्रेज्यूम के केसेस में जो हम सेक्शन 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में पढ़ रहे होंगे। आगे मैं बताता हूं जुडिशियल डॉक्ट्रिन, जैसे लास्ट सीन थ्योरी जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में। अगर वहां पे हम यही तो प्रिज्यूम करते हैं किसी व्यक्ति को लास्ट सीन देखा गया तो वो एक प्रोबेबल हत्यारा हो सकता है। इस तरह से हम लास्ट सीन थ्योरी यानी कि जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के बेसिस पे भी कभी कभी प्रिजम्पशन करते हैं, और कभी कभी कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के बेसिस पे प्रिजम्पशन करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे कंटिन्यूअसली रह रहा है तो मान लिया जाता है कि वो उसका ओनर है। ऐसा नहीं है कि वो चीज लिखित में हो चाहे ना, लिखित में दूसरी हो सकती है, लेकिन आसपास के लोग तो यही मानते हैं। कोर्ट भी कई बार जो है लोगों की टेस्टिमनी के हिसाब से ये मान सकती है। समझ पा रहे हो? तो प्रिजम्पशन किन किन तरह से अराइज होता है ये तो मैं 4 फैक्टर समझ में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर मैं बात करूं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जो कि मेन हेडिंग्स थी, उनके बीच में डिस्टिंक्शन तुम्हें ड्रॉ करने को आता है, तो तुम अब काफी चीजें समझ पाए हो। मे प्रेज्यूम और शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में अंतर, तो तुम इन डिस्क्रिप्शन डिफरेंसेस को बहुत आराम से समझोगे। देखो, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट मे प्रेज्यूम था। अब देखो, नेचुरल और लॉजिकल इन्फरेंस है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस लॉजिक पे बेस होता है, फैक्ट्स वगैरह की बात है, यहाँ लॉ की बात नहीं है। फिर जो है यहाँ पे जो है कोर्ट डिस्क्रिशनरी नेचर का है, इसलिए मे प्रेज्यूम है। अब देखो, कोर्ट के पास जो है अगर कोई व्यक्ति, किसी ने कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है और किसी के पास वो स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, तो हम लोग क्या प्रेज्यूम करेंगे कि उस व्यक्ति ने ही उसे चुराया होगा। ये फैक्ट्स की तो बात है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो है लॉ में लिखी हुई है, लेकिन ये एक हम समझ पा रहे हैं कि चांसेस है कि उसने ही चुराया हो। यही चीज जो है अलग अलग फैक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि सेक्शन 19 में 119 में। अब तुम समझने की कोशिश करो, ये रिवर्टेबल होते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होता है कि इनको ये इरिवर्टेबल माने जाएं कभी भी, और ये नेचर से डिराइव्ड होते हैं, प्रेवलेंट कस्टम और ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। इनडायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल होते हैं। क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी पाई गई किसी के पास तो क्या पता वो थीफ हो। ये हो गया। साथ ही साथ इसका उल्टा कर दो, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ दोनों आते हैं। इन दोनों का नेचर अगर समझने की कोशिश करो तो हम देखते चलो कि ये जो है एक लीगल रूल है, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन पे बेस्ड होता है। यहाँ पे जो है ज्यादातर मैंडेटरी होता है और बाइंडिंग होता है, लेकिन कभी कभी मतलब इनको रिवर्ट करने का मौका दिया जाता है। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ ए मैरिड वुमन, वो पूरा एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, वो तुम समझ सकते हो। फिर ये जो सेक्शंस हैं ये बीएसए के बात करते हैं इसके बारे में, अलग अलग
प्रिजम्पशन के बारे में जो है, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ इसमें दिया गया है, ये शायद तुम्हारा डाउरी डेथ वगैरह है, ये सब चीजें हैं, तुम ये देख सकते हो, है ना। फिर कैन बी रिबटेबल है और इरिबटेबल, मैंने तो बताया शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ दोनों तरह के ये हो सकते हैं। साथ ही साथ जुडिशियल नॉर्म्स को जो है कि और लीगल रूल्स की तरह एस्टैब्लिश होते हैं और ये अपने आप में एक बार से डिस्क्रिशनरी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को डिटेल में। एक्चुअली हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, मैं तुम्हें एग्जांपल अलग से दिखाना चाहता था। हम लोग अगर देखना चाहेंगे, थेफ्ट वाला एग्जांपल पढ़ चुके हैं, अगर कोई अकम्प्लिस व्यक्ति जैसे जिसने साथ में क्राइम किया हो, उसकी अगर कोई टेस्टिमनी है तो उसको हम प्रूफ नहीं मान रहे होंगे जब तक उसने अपने साथ में कुछ एविडेंस नहीं दिए होंगे। साथ ही साथ बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो है, या फिर जो अगर हम कोई इस बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें हम देखते हैं कि अगर उसको करा गया है तो ये माना जाएगा कि उस वो कंसिडरेशन के लिए किया गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जुडिशियल एक्ट्स वगैरह हैं या ऑफिशियल एक्ट्स हैं, वो हमेशा ये माना जाता है कि रेगुलरली परफॉर्म ही किए गए होंगे। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी मतलब चीज को आंसर करने से मना कर रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो व्यक्ति उस चीज को इसलिए छुपाना चाह रहा है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा सकती है। तो इस तरह से हम प्रिजम्पशंस जो है ड्रॉ करते हैं, जो कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर सिग्निफिकेंस समझे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का तो देखो ये गैप्स फिल करने का काम आता है, स्ट्रेंथन करता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को, साथ ही साथ जुडिशियल टाइम को सेव करता है, फेयर ट्रायल को सपोर्ट करता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों में एक्सेप्टेबल है क्योंकि फैक्ट्स को तो प्रिज्यूम करने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है ना। फिर उसके बाद एम्पावर करता है कोर्ट को, डिस्क्रिशन देता है कोर्ट को, लॉजिकल कंक्लूजन निकालने का जो है एक टूल बनता है, और डायरेक्ट एविडेंस जहां लैक कर रहा होता है वहां पे हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। इसके बाद हम देखेंगे एविडेंशियरी वैल्यू। एविडेंशियरी वैल्यू अगर हम बात करें तो ऐसे समझ लो कि उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये रिवर्टेबल होते हैं, लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है इसकी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे ही काम होता है इसका, और एविडेंशियरी गैप्स जो है उनको भरने के काम आ रहा होता है, फाउंडेशनल फैक्ट्स को मतलब जो है जिन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है वो, उससे उसकी स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केस लॉ की तरफ। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवर लाल दामोदर दास सोनी के केस में हुआ क्या कि एक ज्वेलर साहब के पास कुछ स्टोलन गोल्ड पाया गया। अब उनके पास उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब माध्यम नहीं था, वो उसको समझा नहीं पाए कि उनके पास क्यों है, तो कोर्ट ने कहा, अब कन्विक्ट किया उनको कि जो है प्रॉपर्टी ऑफ स्टोलन, पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी सून आफ्टर थेफ्ट विद नो एक्सप्लेनेशन, एक इन्फरेंस है गिल्ट का, ठीक है। यहाँ पे प्रज्यूम है सेक्शन 119 ए के अंदर, लेकिन इसको कोर्ट रिवर्ट करने का मौका दे सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, सरवन सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हुआ क्या कि एक व्यक्ति का ऐसा मतलब प्रूफ आया कि एक प्रिजम्पशन आया कि उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरी तरह अच्छे से कैरी आउट नहीं किया, लेकिन जो है जो रिकॉर्ड्स थे वो ये बात सपोर्ट कर रहे थे कि उसने अपनी ड्यूटीज को कैरी आउट किया। तो कोर्ट ने कहा कि रेगुलरिटी ऑफ ऑफिशियल एक्ट्स जो हैं उस पर रिलाई किया जाएगा जब तक हम कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं करते, ठीक है। तो वो प्रिजम्पशन जो है ये बात पे होगा कि जो सेक्शन 119(1)(e) है, 119(1)(e) है, ये 1E होगा, इलस्ट्रेशन E नहीं है, 1E का 1 का इलस्ट्रेशन E है। इसमें बेसिकली जो है ये बताया गया है कि जब कोई भी जुडिशियल एक्ट और ये सब होंगे तो माना जाएगा कि वो प्रॉपरली हुए थे, ओरिजिनल है, ठीक है। तो वो चीज को मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को समझने की कोशिश करते हैं दोस्त की। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में पहली कैटेगरी है रिबटेबल प्रिजम्पशन, यानी कि शैल प्रिज्यूम। तुमने इसका सेक्शन पढ़ लिया है, तुम्हें इसके बारे में समझ में आ गया है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इनिशियली लाई करता है उस बंदे पे जो फैक्ट को असर्ट कर रहा है, लेकिन जब वो फैक्ट प्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो है बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद समझ गए, असर्टिंग द फैक्ट, बट वंस द प्रिजम्पशन अराइजेस इट्स शिफ्ट टू द पार्टी अपोजिंग पार्टी टू रिबट द प्रिजम्पशन, ठीक है। अब ये 4 एग्जांपल्स हैं इसके, कैसे कैसे। सेक्शन 117 के अंदर जो है अगर वुमेन कमिट कर ली सुसाइड विद इन 7 इयर्स मैरिज तो समझ लोगे तुम वो अबैटमेंट सुसाइड का है। सेक्शन 118 के अंदर वुमेन की अननेचुरल डेथ हो जाती है 7 इयर्स ऑफ मैरिज और डाउरी हैरेसमेंट की वजह से डाउरी डेथ का एग्जांपल है। एग्जाम्पल देखो 139 में क्या होता है कि काफी सारे ऐसे प्रिजम्पशन होते हैं, जैसे कि अगर कोई चेक मतलब दिया गया है तो ये माना जाएगा, ये प्रिजम्पशन होगा कि कोई ना कोई लीगली इन्फोर्सिबल डेट या लायबिलिटी होगी, उसको पूरा करने के लिए उस चेक को दिया गया होगा, फालतू में नहीं दिया गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर सेक्शन 118 में बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी ना किसी कंसिडरेशन के लिए दिया गया हो, और डिफरेंट तरह के कंसिडरेशन यानी कि प्रिजम्पशन इसमें दिए गए, जैसे कि वो पर्टिकुलर डेट पे ही हुआ होगा और सारी चीजें प्रॉपरली अच्छे जो फॉर्मेट है उसमें ही गया होगा। तो ये चीजें हम लोग जो है शैल प्रेज्यूम के तौर पर देख रहे होते हैं, लेकिन उसको हम रिबट भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है।
अगर ये क्लियर हो रहा है तो भाई रंगप्पा वर्सेस श्री मोहना का केस में ये बताया गया कि चेक जो है अगर एक बार को जो है अक्यूज ने एडमिट कर लिया कि उसने चेक को साइन किया है तो ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि वो किसी लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट को चुकाने के लिए ही साइन किया गया होगा। अब इसके लिए इसको अगर वो करना है तो अक्यूज को इस बात के अगेंस्ट रिबटल देना पड़ेगा। नेक्स्ट केस जो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शंभू केवत का केस है। इसमें डाउरी डेथ का केस था। हुआ कुछ यूं कि सेक्शन 113 बी ऑफ डाउरी एक्ट जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर कहा गया कि कोर्ट शैल प्रेज्यूम कि जो है वो चीज अबेट करी गई है उसकी डाउरी डेथ, क्योंकि यहाँ पे ये दो तीन चीजें प्रूव की 7 ईयर्स के अंदर प्रूव हो गया था, क्रुएल्टी का प्रूफ हो गया था, तो यहाँ पे शैल प्रेज्यूम होगा। लेकिन अगर सफिशिएंट एविडेंस ये जो लिंक है क्रुएल्टी और डाउरी डेथ के बीच में इसको डिस्प्रूव करने के लिए, इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए एक्यूज दे देता है तो ये चीज हमारी डिस्प्रूव हो जाएगी। अगर ये क्लियर हो रहा है तो दोस्त हमारी बात समझने की कोशिश करो कि अगर हम इररिपिटेबल प्रेजम्पशन की बात करें तो इररिपिटेबल प्रेजम्पशन यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ एक तरह का लीगल फिक्शन है। ये तरह से पॉलिसी मेकिंग के लिए काम आता है, क्योंकि जैसे कि हमारे पास वो 7 साल के बच्चे को सजा नहीं देंगे या फिर और जो चीजें हैं उनको, अगर हम एक बच्चा जो है शादी के दौरान पैदा हुआ है तो उसको जो है हम लीगल चाइल्ड मानेंगे। ये सब चीजें पॉलिसी मेकिंग के लिए जरूरी है। सोसाइटी के प्रॉपर रन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे डिबेट अगर हुई तो बहुत लंबी खिंचेगी और प्रूव करना भी डिफिकल्ट होगा, इसलिए लॉ कुछ चीजों को प्रॉपरली प्रूव्ड पहले से मानता है। तो यहाँ पे सेक्शन 21B के अंदर ये दिया हुआ है और जो है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की कोई बात ही नहीं है, शिफ्टिंग नहीं होती, अगर एक बार मान लिया तो मान लिया। सेक्शन 21 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि 7 साल के बच्चे से कम का, और 116 BSA में क्या है, वही शादी के पहले, शादी में जो है चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ मैरिज। ठीक है, रिवर्टेबल ओनली इफ नॉन एक्सेस इज कंक्लूसिवली प्रूव्ड। समझ गए? अगर ये बात प्रूव हो जाए कि शादी तो थी लेकिन जिस टाइम बच्चा होने की संभावना थी उसकी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग, तो उस ड्यूरेशन में ये दोनों का कोई एक्सेस नहीं था। फॉर एग्जांपल कोई एक जेल में था, ठीक है, और दूसरा बंदा जो है बाहर था, उस ड्यूरेशन में जब जो है ये बच्चा होने की संभावना होगी तो इस तरह से जो है हम प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन वैसे जनरली ये माना जाएगा कंक्लूसिवली प्रूफ के तौर पे कि अगर शादी के दौरान बच्चा हुआ है तो आपका ही बच्चा है। ठीक है, सेक्शन 35 ऑफ BSA जो है ये बोलता है कि जैसे कुछ जजमेंट है, उस जजमेंट में अगर ये बात डिक्लेयर कर दी गई कि ये आपका डिवोर्स हो गया इस जजमेंट के थ्रू, तो वो जजमेंट भी एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा आपके डिवोर्स की बात का। तो इस अब डिवोर्स हुआ था कि नहीं हुआ था इस पे कोई अब डिबेट नहीं होगी, जजमेंट ने कह दिया तो ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग आया, तो अब वो बात कंक्लूसिव प्रूफ बन गई। इन एग्जांपल को समझाने के लिए मैं तुम्हें अलग से समझा रहा हूं दोस्त, क्योंकि हम लोग बेयर एक्ट की डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं करते हैं कि कहां पे क्या चीज दी गई है। अगर हम केस लॉस की बात करें तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में बेसिकली कहा गया कि अगर सर्टिफाइड, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड कॉपी है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का। अगर लिली थॉमस का केस तुम्हें पता ही है, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ था इस्लाम में ताकि जो है एक सेकंड मैरिज करी जा सके। अब अगर वंस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है कि ये चीज जो है करी गई है तो इसका जो ऑटोमेटिक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो है कंक्लूसिव प्रूफ होंगे इसने जो गलत किया उस बात के। समझने की कोशिश करो कि बाइगमी तो इसने गलती करी ना, अब इसने जो है क्यों गलती करी, ये जो तुम देख पा रहे होगे हिंदू लॉ के अंदर करी लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर नहीं करी। अब ये गवर्न कैसे हो रहा है वो चीज जो है इस बात से ये चीज एक तरह का कंक्लूसिव प्रूफ होगी। ठीक है, इट एम्फसाइज द स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी एंड मे बिकम इररिपिटेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। नहीं तो हर कोई जो है शादी करने के लिए दूसरे रीजन में जाएगा फिर जो है अपना रीजन फिर से कर लेगा, तो इसलिए ये चीज गलत करी, ये चीज गलत है ना। साथ ही साथ देखो MSM शर्मा वर्सेस कृष्ण सेना का केस है। यहाँ पे बताया गया कि अगर आर्टिकल 194 क्लॉज 3 में लेजिस्लेटिव प्रिजम्पशन अराइज होता है, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज का ब्रीच अराइज होता है, यानी कि अगर जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है सर्टिफाई कर देती है कि किसी व्यक्ति ने लेजिस्लेटिव ब्रीच किया है, तो जो है कोर्ट के पास कोई हक नहीं है उस बात को ये करने का। कोर्ट ये कंक्लूसिवली प्रूव्ड मानेगी कि लेजिस्लेटिव ब्रीच हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे हम लोग सिग्निफिकेंस अगर समझने की कोशिश करें रिबटेबल प्रिजम्पशन और इररिपिटेबल प्रिजम्पशन की, तो बहुत ज्यादा इजी है, समझने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, रिबटेबल है तो ये चीज जो है ऑटोमेटिकली हम उसके अगेंस्ट कंपीट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से समझना। फेयरनेस और फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, जनरल बात है। रिड्यूस करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पार्टी रिलाइंग ऑन द प्रिजम्पशन, ठीक है, जनरल सी बात है, जिसके लिए प्रिजम्पशन हो गया उसके तो रिड्यूस हो गया, है ना। प्रोसीजरल एफिशिएंसी होगी, जनरल सी बात है ना। वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता है, लाइक वुमेन इन डाउरी केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मेन बात है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, अगर मैं कहूं कि मैं एक औरत हूं जिसके साथ डाउरी,
जिसके साथ क्रुएल्टी हुई और डाउरी डेथ कर दी गई, तो मेरे घर वालों को अगर ये प्रूव करना पड़े कि मेरे घर हस्बैंड ने ये किया है तो वो डिफिकल्ट है। इसलिए पहले से ही कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है तो आप ही ने किया है, अब आप डिस्प्रूव करिए, क्योंकि ज्यादातर चांसेस तो यही है ना, घर में जली औरत तो घर वालों ने ही जलाया होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को मेंटेन करता है क्रिमिनल ट्रायल्स में बाय अलाउइंग द अक्यूज्ड टू डिस्प्रूव द प्रोसिक्यूशन इन्फ्रेंसेस। अब देखो, ट्रुथ फाउंडिंग के लिए यूज होता है, क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों में यूज होता है। जुडिशियल डिस्क्रिशन अलाउ करता है। यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन इसलिए अलाउ करता है क्योंकि जो है रिबट करने का चांस तो देता है, ना कि जो है उसकी तरह तो नहीं है। अब देखो, इररिबटेबल प्रिजम्पशन जो है वो फाइनलिटी और सर्टेनिटी इंश्योर करता है, पब्लिक पॉलिसी गोल्स को सेव टाइम करता है, शील्ड की तरह एक्ट करता है इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि मैरिज, फैमिली, चाइल्डहुड। मैंने बताया ना, बच्चे की बात, फैमिली की बात, चाइल्ड की बात, मैरिज की बात। स्ट्रेंथन्स रूल ऑफ लॉ, यानी कि बाय ड्राइंग ब्राइट लाइंस ऑफ एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, वही सेम बात है, लेकिन अच्छे से आंसर लिखने के फॉर्म में। मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि ये मेंस में अलग से क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्त। एंश्योर करता है लीगल यूनिफॉर्मिटी, रिड्यूस करता है स्कोप ऑफ मिसयूज ऑफ एविडेंस, और कॉशियसली अवॉइड करता है, मतलब इसको कॉशियसली यूज करता है कि इनजस्टिस को अवॉइड किया जा सके। अब इन चीजों को तुम याद कर लो, समझ लो, बट बेसिकली अपने दिमाग में बैठा लो कि ये तुम्हारे मेंस में अगर आए तो तुम इन पॉइंट्स को लिख सको दोस्त। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एविडेंशियरी वैल्यू समझते हैं किसकी, दोनों ही, रिबटेबल और इररिबटेबल प्रिजम्पशन की। अगर रिबटेबल प्रिजम्पशन की बात करें तो हमारे पास ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस के तौर पे काम कर रहा होता है। यहाँ पे जो है सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फैक्ट चाहिए माना जाएगा, लेकिन उसको रिबट नहीं किया गया तो ठीक है। फिर इससे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टिंग होती रहती है, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एलिमिनेट करता है नीड फॉर इनिशियल प्रूफ, पहले अगर प्रेज्यूम कर ली गई बात तो उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। फिर हेल्प करता है एडजुडिकेट करने में अगर डायरेक्ट एविडेंस ना हो। फिर कंक्लूसिव नहीं होता है, चैलेंज होता है, चैलेंज करने के लिए ओपन होता है। ठीक है, फिर इसमें जो है स्ट्रेंथ इसकी जो है वो सर्कमस्टेंसेस ऑफ फैक्ट पे डिपेंड हो रही होती है, और एनहांस करता है प्रोबेटिव वेट टेम्परली, यानी कि अगर कोई बात प्रेज्यूम हो गई तो जो व्यक्ति के फेवर में प्रेज्यूम हुई उसकी बात का दबदबा बढ़ गया ना, तो वो चीज बताई गई है। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिजम्पशन है, इससे ज्यादा बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। कोर्ट भी उस चीज को अलाउ नहीं कर, मतलब चेंज नहीं कर सकती, कोई बंदा उसके लिए प्रूफ दे सकता, तो इससे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या हो गया। ठीक है, तो अब जो है इररिबटेबल नेचर का है, इसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन होता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को जो है पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए यूज करते हैं, और साथ ही साथ लीगल फाइनलिटी और सर्टेनिटी को इंश्योर करता है। ये स्कोप करता है खत्म किसका, एक आर्ग्यूमेंट और अपील करके। अगर ये कोई बात पे कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया गया तो उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी। साथ ही साथ जो है ये ओवरराइड करता है किसी भी साइंटिफिक एविडेंस को, इसको बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाता है, और क्योंकि इसका नेचर बाइंडिंग नेचर का होता है तो बहुत सोच समझ के इस चीज को अप्लाई किया जाता है। वीडियो में एकदम एंड पे आ चुके हैं हम लोग, देखने की कोशिश करो। एस्टॉपल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका एक अलग से क्वेश्चन आया है कि प्रिजम्पशन और एस्टॉपल में डिफरेंस करो। सेक्शन 121 में हम लोग एस्टॉपल अलग से पढ़ रहे होंगे दोस्त, लेकिन अभी समझ लो एक बात छोटा सा बेसिक, कि अगर मैं कोई बात कहता हूं और उस बात से मुकर जाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई चल तू जो है सफाई कर, तो मैं तुझे पैसे दूंगा। मैंने सफाई कर दी और भले मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है। साथ ही साथ अगर मैंने अगर मैंने कहा कि तुम ये बिल्डिंग बनाओ मैं पैसे दूंगा, और तुमने वो बिल्डिंग इस बात पे बनाना शुरू कर दिया कि मैं पैसे दूंगा, तो तुम्हें पैसे बाद में देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर वो बिल्डिंग बन रही थी और फिर तुमने कह दिया मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, अगर उस ड्यूरेशन में तुमने जो है बाद में रिवर्ट कर दिया तो फिर वो चीज नहीं, क्योंकि तुम्हारे बेसिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो वो एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन एविडेंस की भाषा में हम लोग एस्टॉपल इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैंने कोई बात कही तो उस बात से तुम रिवर्ट नहीं कर सकते, उस बात से तुम पीछे नहीं हट सकते, उस बात को तुम मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, तो वो चीज जो है एस्टॉपल है। ये क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है ना, तो यही डिस्टिंक्शन आ जाता है। समझने की कोशिश करो। Who is bound? कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम, बट यहाँ पे पार्टी इज बाउंड। यहाँ कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया, यहाँ पे जो है तुम्हें पता ही है प्रिजम्पशन क्या है, सोर्स क्या है, स्टैट्यूट से आता है, लेकिन ये कंडक्ट में रिप्रेजेंटेशन और कॉन्ट्रैक्ट से आता है। ये नॉन रिबटेबल नेचर का होता है अगर कंडीशंस जो है मेट हो जाती हैं, और ये सेक्शन 121 में दिया गया है। ये क्या इफेक्ट करता है, जो फैक्ट्स कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, और ये कैसे कि फैक्ट पार्टी का क्या क्लेम है। अगर इन चीजों को समझ पा रहे हो तो ये बेसिक डिफरेंस समझ लो। जब तुम एस्टॉपल पढ़ लोगे तब यहाँ से तुम्हें इतने प्यार से समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज छूटी है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई, तो कमेंट से बताओ। और मिस तो कुछ हुआ ही नहीं है दोस्त, मुझे लगता है तुम्हारे साथ इस वीडियो में हर चीज मैंने कवर कर ली है। प्रिजम्पशन के कॉन्सेप्ट में तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना यार, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।